गुजरात के वडोदरा से बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही, जहां पर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो वैक्सीनेशन के खिलाफ मुहिम चला रहा था। दावा ये भी किया जा रहा है कि पुलिस के हत्थे जो गिरोह चला है वो सोशल मीडिया पर लोगों को वैक्सीन न लेने के लिए उकसा रहा था। वडोदरा पुलिस की गिरफ्त में खड़े वो लोग हैं जिन्हें महामारी के इस भयावह दौर का सबसे बड़ा गुनहगार माना जा सकता है। ये वो लोग हैं जो कोरोना काल में लोगों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। ये वो लोग हैं जो सोशल मीडिया पर देश विरोधी साजिश को अंजाम दे रहे थे। इन लोगों पर आरोप है कि ये लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वैक्सीनेशन के विरोध में एक मुहिम चला रहे थे। पुलिस के मुताबिक इन लोगों की फोन डिटेल खंगालने के बाद पता चला कि व्हाट्सएप पर ये अवेकन गुजरात मूवमेंट और अवेकन वडोदरियंस ग्रुप बनाकर लोगों को वैक्सीन के खिलाफ उकसाने में जुटे थे। એમના મોબાઈલની અંદર એક અવેકન ગુજરાત મૂવમેન્ટ અને અવેકન વડોદરિયન્સ નામનું એક વોટ્સઅપ ગ્રુપ ચલાવે છે અને આ ગ્રુપની અંદર એ લોકોએ વેક્સિનેશન ન લેવી જોઈએ અથવા વેક્સિનના ગેરફાયદા ફાયદા શું ચીજ છે, હાઈકોર્ટની અંદર રીટ પિટિશન કરવી, અન્ય કોઈ વસ્તુ છે, માસ્ક ન પહેરવા, માસ્કના ફાયદા ગેરફાયદા, હવે એક ગ્રુપમાં એક ચેટ કરી છે। हैरानी की बात तो ये है कि वैक्सीनेशन के खिलाफ इस मुहिम को एक ऐसा वर्ग अंजाम दे रहा था जिसे बुद्धिजीवी वर्ग कहा जाता है। वडोदरा पुलिस का आरोप है कि ये ग्रुप व्हाट्सएप और दूसरे सोशल मीडिया नेटवर्क पर पैम्पलेट के जरिए दुष्प्रचार में लगा हुआ था। इतना ही नहीं, ये लोग जनता के बीच जाकर भी लोगों को वैक्सीनेशन विरोधी पर्चे बांटते थे। वडोदरा पुलिस के मुताबिक इन पर्चों में लिखा होता था, वैक्सीन लगवाने का कोई फायदा नहीं, मास्क मुक्त रहिए, वैक्सीन विरोधी बनिए, वैक्सीन आपको नपुंसक बना सकती है। અવેકન ગુજરાત મૂવમેન્ટ અને અવેકન વડોદરા આમાં જે એનું એડમિન કોણ છે અને એડમિન છે કે ભાઈ આ લોકોને આમાં ઇન્વોલ્વ છે કે નથી આ બાબતમાં એ બાબતમાં ઊંડાણપૂર્વક તપાસ કરવામાં આવશે। दुनिया के तमाम वैज्ञानिक कोरोना के खिलाफ वैक्सीन को ही कारगर हथियार करार दे रहे हैं, लेकिन वडोदरा में पुलिस के हत्थे चढ़ा गिरोह कोरोना काल की तमाम गाइडलाइंस के खिलाफ अफवाह फैला रहा था। इतना ही नहीं, देश में चल रहे सबसे बड़े टीकाकरण अभियान को भी बट्टा लगाने की फिराक में था। वडोदरा पुलिस ने इस मामले में कुल 8 लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि 2 महिलाएं भी वैक्सीनेशन के खिलाफ अभियान चलाने वाले इस ग्रुप में शामिल हैं। ये लोग सोशल मीडिया पर उन तमाम कायदे कानूनों का उल्लंघन कर रहे थे जिन्हें महामारी के दौर में लागू किया गया है। यही वजह है कि अब पुलिस इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करने की तैयारियों में जुट गई है। એના વિરુદ્ધમાં આ લોકો એક ગેરકાયદેસર મંડળી રચી અને આ રીતનો એક ગુનાહિત કાવતરું રચ્યું હોય એ બાબતે અમે લોકોએ આઈપીસી 143, 120B અને અત્યારના જે એપિડેમિક એક્ટ મુજબ આઈપીસી કલમ 270 અને મહેરબાન પોલીસ કમિશનર સાહેબના જાહેરનામા ભંગ મુજબનો गुनो दाखिल करवाया है। ये लोग बाकायदा व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए वैक्सीनेशन को लेकर अफवाह फैला रहे थे। इतना ही नहीं, अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने वैक्सीनेशन के खिलाफ एक बड़ी मुहिम छेड़ रखी थी। तभी तो पुलिस अब इस पूरे नेटवर्क के तार खंगालने में जुट गई है। पुलिस को अब ये भी पता लगाना है कि और कहां से इस ग्रुप को ऑपरेट किया जा रहा था और वो कौन कौन लोग हैं जो इस साजिश को अंजाम दे रहे थे। टीकाकरण को लेकर भारत के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। वैक्सीनेशन के मामले में भारत ने दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। टीकाकरण में भारत अब दुनिया में नंबर 1 हो गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत अमेरिका को पछाड़कर दुनिया में सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाला देश बन गया है। ऐसा तब हुआ है जब अमेरिका में भारत से 1 महीने पहले ही वैक्सीनेशन अभियान शुरू हुआ था, लेकिन 5 महीने में ही करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाकर दुनिया को भारत ने हैरान कर दिया। 16 जनवरी को जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई तो हर किसी के मन में यही सवाल था कि देश के करोड़ों लोगों को वैक्सीन कैसे लगेगी और कब तक हर नागरिक वैक्सीनेटेड हो सकेगा। ये बड़ा सवाल था, लेकिन महज 5 महीनों के बाद भारत की जनता ने ऐसा कमाल दिखाया कि वैक्सीनेशन के मामले में पूरी दुनिया से भारत आगे निकल गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक भारत में अब तक 32,36,63,297 लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जो अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड है। इस आंकड़े के साथ भारत ने अमेरिका को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां अब तक 32,33,27,328 लोगों को टीके लगाए गए हैं। भारत ने महज 5 महीनों के कम वक्त में ये रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का दावा है कि वैक्सीनेशन में रिकॉर्ड हासिल करने वाले देशों में भारत और अमेरिका के बाद ब्रिटेन, जर्मनी और फ्रांस का नंबर आता है। देश में जब वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी, तब शायद ही किसी ने सोचा होगा कि एक दिन वैक्सीनेशन का रिकॉर्ड बन जाएगा।
भारत में टीकाकरण के इतने बड़े लक्ष्य को सफलतापूर्वक हासिल करने से सरकार का उत्साह बढ़ा है और यही वजह है कि केंद्र सरकार ने आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन अभियान में तेजी लाने का मन बनाया है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार अब रोजाना 1 करोड़ डोज लगाने का लक्ष्य लेकर चलेगी। Now in coming days and weeks and months, our target is to give 1 crore doses every day. To achieve this target, it is important now that the community, the people come forward proactively and take the vaccine. That is absolutely necessary. केंद्र सरकार के जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सबसे ज्यादा वैक्सीन लगाने वाले देशों में भारत समेत पहले 5 पायदान पर पहुंचने वाले सभी देशों में भारत से पहले ही टीकाकरण की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन भारत के लिए इससे भी बड़ी उपलब्धि ये है कि अमेरिका में भारत के मुकाबले 1 महीने पहले यानी 14 दिसंबर को ही टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी थी। इसके बावजूद भारत पहले नंबर पर पहुंच गया और अमेरिका दूसरे नंबर पर है, जबकि ब्रिटेन में अभियान 8 दिसंबर को शुरू हुआ और अब तक वहां सिर्फ 7,67,74,990 लोगों को वैक्सीन लगाई गई है, लिहाजा वो तीसरे नंबर पर है। वहीं जर्मनी, फ्रांस और इटली तीनों ही देशों में 27 दिसंबर को वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत हुई थी और अब तक तीनों ही देश वैक्सीनेशन में 8 करोड़ का आंकड़ा भी छू नहीं पाए हैं। भारत ने बेहद कम समय में वैक्सीनेशन का नया रिकॉर्ड बनाते हुए दुनिया को कोरोना से लड़ाई में बड़ा सबक दिया है। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी की आबादी के मुकाबले भारत की आबादी बहुत ज्यादा है। बावजूद इसके इतने बड़े लक्ष्य को हासिल करके भारत ने दुनिया को दिखा दिया है कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है। WHO ने भी हिंदुस्तान के टीकाकरण अभियान की तारीफ की है। भारत में कारगर रणनीति और जागरूकता की वजह से कम समय में भी करोड़ों लोगों को वैक्सीनेट करने के लिए प्रेरित किया गया और यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के टीकाकरण अभियान की तारीफ हो रही है। किसान आंदोलन के नाम पर लाल किला में हुई हिंसा में खालिस्तानी कनेक्शन आया सामने। बता दें कि एक बार फिर से लाल किला में जबरन निशान साहिब झंडा फहराने का मामला गर्मा गया है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने 5 महीनों तक इस मामले की तफ्तीश के दौरान हजारों मोबाइल और CCTV फुटेज खंगाले और दीप सिद्धू सहित 17 लोगों को गिरफ्तार किया। बता दें कि इस पूरे मामले की चार्जशीट के दौरान दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। चार्जशीट में दावा किया गया है कि लाल किला हिंसा सुनियोजित तरीके से अंजाम दी गई थी। 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस पर देश को शर्मसार करने वाली ये तस्वीरें किसान आंदोलन के नाम पर हुई हिंसा के दौरान की हैं। इसे किसानों की आड़ में कुछ लोगों की शरारत बताया गया, लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच के मुताबिक इस हिंसा की पूरी साजिश का सच सामने आ गया है। पुलिस के मुताबिक 26 जनवरी को लाल किले में जबरन घुसकर हिंसा करने के लिए कई महीनों से प्लानिंग चल रही थी। दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने कोर्ट में जो चार्जशीट दाखिल की है उसमें लिखा है, लाल किले में हुई हिंसा से एक दिन पहले यानी 25 जनवरी की रात को आरोपी इकबाल सिंह ने वहां की रेकी की थी। इकबाल वहां रात के 2:50 पर पहुंचा था और लाल किले के बाहर लगे CCTV कैमरे में नजर भी आया था। साफ है, आरोपी लाल किले के हर रास्ते से वाकिफ था। प्लानिंग के मुताबिक इकबाल 26 जनवरी को 12:30 बजे लाल किला पहुंच गया था। इकबाल सिंह पर हिंसा के दौरान लाल किले के अंदर भीड़ को लीड करने और भड़काने का आरोप है। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इकबाल सिंह को पहले से पता था कि 26 जनवरी के दिन भीड़ लाल किला की तरफ जाएगी और इसी बात का उसने फायदा उठाया। लेकिन इससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात है इकबाल सिंह का दिल्ली पुलिस को दिया इकबालिया बयान, जिसमें उसने दावा किया है कि 26 जनवरी के दिन उसे लाल किला पर निशान साहिब का झंडा फहराने के बदले सिख फॉर जस्टिस से लाखों रुपए मिलने वाले थे। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस ने 26 जनवरी से पहले ऐलान किया था कि जो लाल किला पर झंडा फहराएगा उसे लाखों रुपए दिए जाएंगे। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में यह भी लिखा है कि जांच और सबूतों को खंगालने के दौरान पता चला कि जिस वक्त इकबाल सिंह लाल किले में मौजूद भीड़ को उकसा रहा था और सुरक्षा कर्मियों के साथ भीड़ मारपीट कर रही थी, उसी समय उसके मोबाइल पर कनाडा से फोन आया और उसने लाल किले में चल रही हिंसा को लेकर फोन पर सारी जानकारी दी। दिल्ली पुलिस समेत जांच एजेंसियां इकबाल सिंह के फोन पर आई कनाडा वाली कॉल के खालिस्तानी कनेक्शन की जांच कर रही है। यही नहीं, पुलिस ने चार्जशीट में इकबाल सिंह को खालिस्तान मूवमेंट का हार्डकोर समर्थक बताया। साथ ही उसका कनाडा में मौजूद खालिस्तान मूवमेंट से जुड़े लोगों से रिश्ता होने की बात भी कही गई है। दावा किया गया कि इकबाल सिंह 2009 में कनाडा भी गया था, जहां वो टोरंटो के डिक्सी गुरुद्वारे में ठहरा था। पुलिस ने चार्जशीट में उस गुरुद्वारे को खालिस्तान समर्थकों का गढ़ बताया है, जिससे जुड़े लोग पंजाब में खालिस्तान मूवमेंट का समर्थन करते हैं। पुलिस का दावा है कि इकबाल सिंह से बरामद मोबाइल से उन्हें एक बैनर भी मिला था जिसमें लिखा था,
दिल्ली फतह मिशन 2021, सिंघू बॉर्डर, दिल्ली में 13 जनवरी 2021 से 26 जनवरी 2021 तक, जो साबित करता है कि लाल किले पर हुई आतंकी साजिश का एक एक राज इकबाल सिंह को पहले से पता था और वो उसका मुख्य किरदार था। यही नहीं, ये भी बताया गया कि इकबाल सिंह इससे पहले भी 19 दिसंबर 2020 को लाल किले पर झंडा फहराने की कोशिश कर चुका है, लेकिन पुलिस ने जब उसे अंदर जाने से रोक दिया तो उसने लाल किले के बाहर ही झंडे के साथ फोटो खिंचवाई थी। उसकी ये फोटो भी उसके मोबाइल फोन से बरामद की गई थी। किसान आंदोलन में खालिस्तानी और आईएसआई कनेक्शन के दावे किए जा रहे थे। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की चार्जशीट में किसान आंदोलन के नाम पर खालिस्तानी साजिश बेनकाब हो गई है। बता दें कि जिस तरह से इकबाल सिंह ने प्रतिबंधित संगठन सिख फॉर जस्टिस के कहने पर लाल किला हिंसा को अंजाम दिया, वो सिख फॉर जस्टिस आईएसआई के लिए काम करती है। इस पूरे मामले में क्राइम ब्रांच ने कई खुफिया जानकारी इकट्ठा की है और आने वाले दिनों में कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। चीन की गर्दन तक आसानी से पहुंचने के लिए भारत सरकार भी एलएसी पर सड़कों और पुलों के प्रोजेक्ट को तेजी के साथ पूरा करने में जुटी है। इसी कड़ी में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख से लेकर उत्तराखंड तक बीआरओ की कई योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि अगर किसी ने आंख दिखाने की कोशिश की तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। लद्दाख में देश के रक्षा मंत्री के साथ ये उन जवानों की हुंकार है जो चीन और पाकिस्तान जैसे देशों को पल भर में धूल चटाने का माद्दा रखते हैं। लद्दाख पहुंचे राजनाथ सिंह ने जहां चीन और पाकिस्तान को आड़े हाथों लिया, वहीं चीन तक आसानी से पहुंचने के लिए कुछ और सामरिक दरवाजों को भी खोल दिया। लद्दाख में अपनी इस बेहद महत्वपूर्ण यात्रा के दौरान राजनाथ सिंह ने सीमा सड़क संगठन यानी बीआरओ द्वारा निर्मित 63 बुनियादी परियोजनाओं का शिलान्यास किया। साथ ही चीन सीमा को जोड़ने वाली सड़कों और नए पुलों का भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लोकार्पण किया। आज 63 ब्रिजेज रोड्स इनका लोकार्पण हो रहा है, सब मिला जुलाकर 75 यानी जब हम आजादी के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन ने यह फैसला किया हम 75 ऐसे कार्यों का जिनका हमने निर्माण किया है हम इस राष्ट्र को समर्पित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस दौरान उत्तराखंड के भी 6 पुलों का लोकार्पण किया। दावा किया जा रहा है कि ये पुल जहां सामरिक लिहाज से बेहद अहम है, वहीं आवाजाही और रोजगार के लिए भी ये पुल बेहद अहम साबित होने जा रहे हैं। माननीय राजनाथ सिंह जी, भारत सरकार रक्षा मंत्री जी ने ऐसे जो बॉर्डर रोड की उत्तराखंड के भी जिनमें 6 ब्रिज ऐसे हैं उनका लोकार्पण किया है। सामरिक दृष्टि से भी हम लोगों को उसका फायदा है और साथ ही यहाँ की जनता को सौगात मिला है जिसकी हम कई दिनों से प्रतीक्षा में थे। दरअसल गलवान में चीन और भारत के बीच हुई हिंसक झड़प के बाद जिस तरह से चीन को मुंह की खानी पड़ी, उसके बाद से चीन की सेना लगातार लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर सड़क और पुल बनाने के काम में जुटी है। चीन के नापाक मंसूबों को भांपते हुए भारत भी अपनी तैयारियों में जुट गया है। हिमाचल से लेकर उत्तराखंड और उत्तराखंड से लेकर लद्दाख तक एक ऐसा नेटवर्क विकसित किया जा रहा है जो चीन की चुनौतियों को करारा जवाब दे सकता है। बीआरओ ने मुनस्यारी जौलजीबी रोड में जौनाली नाले पर 70 मीटर लंबा पुल बनाया है। बॉर्डर इलाकों में जौनाली पुल के अलावा 3 और पुलों का भी निर्माण किया गया है। इन पुलों के जरिए सुरक्षा बल आसानी से चीन की सीमा तक पहुंच सकते हैं। उत्तराखंड और लद्दाख के जिन इलाकों में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के प्रोजेक्ट की नींव रखी, उन्हें सामरिक नजरिए से बेहद ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इन प्रोजेक्ट के पूरा होने का मतलब ये है कि न सिर्फ रोजगार के नए नए अवसर खुलेंगे बल्कि नए नए रास्तों के जरिए चीन तक पहुंचना भी आसान हो जाएगा। भारत के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन कहा जाता है और आज उन्हीं के नाम पर स्थित उड़ीसा के एक टापू से भारत ने मिसाइल तकनीक के क्षेत्र पे नई उड़ान भरी है। आज इस टापू से भारत ने अग्नि श्रेणी की एक नई मिसाइल अग्नि-P का सफल परीक्षण किया है।
जिसके बाद भारत का नाम उन चंद देशों के साथ शुमार हो गया है जिनके पास हर तरह की मिसाइल है, जो दुश्मन के मंसूबे और ठिकानों को कुछ सेकंड में ही तबाह कर सकते हैं। ओडिशा के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर भारत ने उस वक्त एक लंबी छलांग लगाई जब अग्नि सीरीज की नई मिसाइल ने बादलों से ढके आसमान का रुख किया। 3, 2, 1, now, 1, 2, बादलों को चीरते हुए मिसाइल जैसे ही हवा में ऊपर उठी, भारत के हौसले, हिम्मत और रुतबे का ग्राफ भी आसमान की ओर उठ गया। असल में ये अग्नि सीरीज की अग्नि पी या अग्नि प्राइम मिसाइल है। नई तकनीक से लैस इस मिसाइल में गाइडेंस और उड़ान के लिए सबसे आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इस मिसाइल को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन यानी कि DRDO ने विकसित किया है। ये विश्व के सर्वश्रेष्ठ मिसाइलों की श्रेणी में आता है, या यूं कहें कि पिछले लगभग 2 दशकों में भारत ने जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हमने तरक्की की है, जो नई नई टेक्नोलॉजीज हमने विकसित की अलग अलग मिसाइलों के लिए, ये उनका समावेश है अग्नि पी में। सरकारी सूत्रों के हवाले से कहा कि अग्नि सीरीज की ये मिसाइल मिश्रित धातुओं से बनी है और परीक्षण में इसने अपने सभी मानकों को पूरा करते हुए लक्ष्य को भेदा है। जानकारी के मुताबिक अग्नि 1 एक सिंगल स्टेज मिसाइल थी, जबकि अग्नि प्राइम की 2 स्टेज हैं। अग्नि प्राइम का वजन भी अग्नि सीरीज की दूसरी मिसाइलों के मुकाबले बेहद हल्का है। 4000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 4 और 5000 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 5 से इसका वजन बहुत कम है। अग्नि प्राइम परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइल है और इसकी रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर तक है। अग्नि पी परमाणु अस्त्र ले जाने में सक्षम है। जो बढ़ी हुई क्षमताएं हैं, जो सटीकता है, जो अधिक विश्वसनीयता है, बेशक ये भारत के शत्रुओं के मन में और अधिक भय पैदा करेगी। अर्थात भय का अर्थ है एक और अधिक डेटरेंस। तो जो डेटरेंस वैल्यू है उसमें इजाफा होगा। 700 से 900 किलोमीटर की रेंज वाली अग्नि 1 का 1989 में परीक्षण किया गया था और फिर उसे 2004 से सेना में शामिल किया गया था। अग्नि-पी की खासियत ये है कि इसे रेल और सड़क मार्ग कहीं से भी लॉन्च किया जा सकता है। इसे लंबे समय तक एक जगह पर रखा जा सकता है और जरूरत पड़ने पर भारत में कहीं भी इसे ले जाया जा सकता है। इसकी मारक क्षमता 1 से 2000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। DRDO के जरिए विकसित इस मिसाइल में एक ही साथ कई खूबियां हैं। ये अग्नि मिसाइल सीरीज की सबसे आधुनिक और अगली पीढ़ी की मिसाइल है, जिसका वजन अग्नि 3 से 50% तक कम है। बेहद हल्की होने की वजह से इसकी मारक क्षमता काफी बढ़ जाती है। सूत्रों की माने तो इस मिसाइल को बनाकर एक तरह से भारत ने हिंद महासागर और प्रशांत महासागर क्षेत्र में अपनी पहुंच और मारक क्षमता दोनों ही बढ़ा ली। यानी भारत प्रशांत महासागर में दुश्मन के युद्धपोतों को भी तहस नहस कर सकता है। जिस तरह से भारत का जो औद्योगिक क्षमताओं में वृद्धि हुई है, ये बेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, मैं न्यूक्लियर मिसाइल की बात नहीं करता, जो बाकी मिसाइल हैं उसके क्षेत्र में भारत की पकड़ को बेहद मजबूत करेगा, क्योंकि ये जो औद्योगिक क्षमताएं हैं, ये वह है जो विश्व में भारत को अग्रणी श्रेणी में खड़ा करती है। अग्नि सीरीज की भारत में 5 मिसाइलों का सफलतापूर्वक विकास और परीक्षण किया जा चुका है। 2 स्टेज और सॉलिड फ्यूल पर आधारित अग्नि प्राइम मिसाइल को एडवांस रिंग लेजर गैनरोस्कोप पर आधारित नेविगेशन सिस्टम से गाइड किया जाता है। डबल स्टेज वाले अग्नि प्राइम को सड़क और मोबाइल लॉन्चर दोनों से दागा जा सकता है। सूत्रों की माने तो आने वाले दिनों में भारत और कई ताकतवर मिसाइलों का परीक्षण कर सकता है। भारत मिसाइल के क्षेत्र में अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो चुका है। दुनिया के नक्शे पर भारत एक नए और ताकतवर देश के रूप में उभरा है, जिसके पास अपनी मिसाइल ताकत है। मिसाइल टेक्नोलॉजी या अन्य साजो सामान के लिए भारत अब किसी भी देश पर निर्भर नहीं है। मेक इन इंडिया के तहत भारत के वैज्ञानिक न सिर्फ स्वनिर्भर हैं, बल्कि अपनी मेहनत और लगन से इस नई मिसाइल को तैयार किया और इसका सफल परीक्षण भी किया। कई देश भारत की इन मिसाइलों की मांग कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी तय है कि कई देश इस सफल परीक्षण के बाद भारत पर आंखें तरे रहेंगे।